बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, बच्चों से भी कहो ईडी तो बच्चे कहते हैं अच्छा वही जो मोदी जी का तोता है जो कहीं भी जाकर टर 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 करता है। आपने क्या कहा था, अगर 60 दिन तक 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए तुम जिस चौराहे पे बुलाओगे आ जाऊंगा। ये एक ऐसी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी, इसने सिर्फ मॉब लिंचिंग के अलावा गाय गोबर तीर्थ त्रिशूल मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं दिया। तो मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि क्या आया आप झंडे उठाने के लिए या बीजेपी के दामाद बनने के लिए आए। आप कोई बारूद मीडिया थोड़ी हो। अगर आप मोदी जी की तोती में तोती बोलो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। विश्व में डंका बज रहा है, डंका हमने देखा, डंका हमने कहा ना, डंका नहीं बज रहा मोदी जी, आपकी लंका लगी पड़ी हुई है, आपकी लंका लगी पड़ी है। जो 3-4% आपके नफरती चिंटू हैं, इंडिया गठबंधन बनाए, इनके पेट में उड़द चावल जरूर बनना है। यानी भारतीय दंगा पार्टी के हर मेंबर के हर कार्यकर्ता के पेट में उड़द चावल पक रहे हैं और इनको 2024 चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं विपक्षी पार्टी पर जो ईडी सीबीआई के छापे मरने भी शुरू हो गए हैं। तो इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुसलमानों के मुद्दे हो या कोई और भी मुद्दे हो, अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। मैम, किस तरह से देख रही है जिस तरह से जो विपक्षी पार्टियां उन पर लगातार ईडी और सीबीआई के हमले हो रहे हैं? देखिए, जिस तरह संजय सिंह को कल पकड़ा गया है, ये ईडी की सबसे करंटली कार्रवाई है और बहुत बड़ा नुकसान है आम आदमी पार्टी का। तो संजय सिंह के लिए सिर्फ मेरे लिए एक ही शेर निकलता है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, ये वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। संजय सिंह का कोई बैकग्राउंड नहीं था, एक पार्टी बनती है एकदम से संजय सिंह निकल कर आते हैं। फिर देश के जितने भी खतरनाक और वायरल मुद्दे होते हैं, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, वहाँ संजय सिंह अपनी आवाज़ देते हैं। आप चाहे हाथरस की मनीषा देख लीजिए और जितने भी मसले पार्लियामेंट में कोई मसला देख लीजिए कि संजय सिंह उठाते हैं। और मुझे लगता था कि शायद आम आदमी में एक ऐसे स्पीकर थे जो बिल्कुल बोल्डली तरीके से बोलते थे और हम सबको लग रहा था 15-20 दिन पहले हमें इस तरह का आभास होना शुरू हो गया था कि संजय सिंह के जो हैं वो दिन जाने वाले हैं, मतलब कि उनको जेल में डाला जाना है। और जाहिर सी बात है, क्रांतिकारी जितने होते हैं वही जेल में जाते हैं। आज के दौर में सन 2014 के बाद जितने भी जेल में जा रहे हैं वो अपने आपको क्रांतिकारी समझे, वो अपने आपको भ्रष्ट नेता ना समझे। भ्रष्टाचारी को अंदर किया जा रहा है। नहीं, आप ही को बताइए कि महाराष्ट्र में अभी आपने देखा होगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही थी और नेताओं को बता रही थी कि ये भ्रष्ट है तो ये भ्रष्ट है। बाद में वो वॉशिंग पाउडर बीजेपी में नहाते हैं और बीजेपी का आला यूज करते हैं और उजाले की तरह चमकते हैं और उनका पता नहीं उनका सारे घोटाले कहाँ चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उनको बड़े बड़े उच्च पद दे दिए जाते हैं। तो ईडी का जो एक मतलब था, ईडी अपना सही मायने में अपना अस्तित्व खो चुकी है। ईडी की जो एक फॉर्म थी, आज बोले देखिए कि बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, बच्चों से भी कहो ईडी तो बच्चे कहते हैं अच्छा वही जो मोदी जी का तोता है जो कहीं भी जाकर टर 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 करता है। तो ईडी का मतलब तो मुझे तो यही लगता है कि इंडिया की दुश्मन, कि ईडी एक ऐसा महकमा बना दिया जो इंडिया के दुश्मन है। आप बताइए कि संजय सिंह है या दूसरे सांसद, वो चुने हुए सांसद हैं जो जनता के पैसों से चुने गए, जनता के डेवलपमेंट के लिए चुने। आप पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हो। मोदी जी कह रहे कि बख्शा नहीं जाएगा, जो भी भ्रष्टाचारी सबको नहीं, तो मोदी जी सबसे पहले तो आपको नहीं बख्शा जाना चाहिए। आपको याद है मोदी जी बादाम शदाम भी खाते हो, काजू वाजू की रोटियां भी खाते हो। आपने क्या कहा था, अगर 60 दिन तक 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए तुम जिस चौराहे पे बुलाओगे आ जाऊंगा। चौराहे का मतलब होता है कि जिस चौराहे पे जाके मुझे लटकाओगे मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो तुम तो 60 दिन में चौराहे तक नहीं पहुंचे। फिर वो नाक में उंगली करने वाले तुम्हारे चाणक्य हैं जो वो बोले नहीं मोदी जी का जुमला था। तो मोदी जी सबसे भ्रष्ट पार्टी जो इस वक्त निकल कर आई है सन 2014 के बाद, वो आपकी पार्टी। तमाम घोटाले आपने करे, आपने देश के तमाम धरोहर अपने अब्बा जी का माल समझ के अपनी, ऐसा लग रहा था आपकी बीवी जो आपने, वैसे तो आपने शादी करी नहीं, जो करी आपने निभाई नहीं। आपने तो ऐसी हमारी प्रॉपर्टियां लुटाई है कि जैसे देश के लिए घर परिवार को छोड़ दिया मोदी जी। नहीं, घर परिवार को नहीं छोड़ा। आप ये कहिए कि एक बहरूपिया बनकर इन्होंने आरएसएस के लिए, इन्होंने ये वो काले अंग्रेज है भैया, हमारे मुल्क में जब अंग्रेज आए थे उन्होंने बड़ा डेवलपमेंट करा था। हम फिर भी लड़ रहे थे कि हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, लेकिन जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जितने भी डेवलपमेंट है, वो हमें अंग्रेज देखेंगे 200 साल में। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी, इसने सिर्फ मॉब लिंचिंग के अलावा गाय गोबर तीर्थ त्रिशूल मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं दिया। कौमों को लड़वाती है। मणिपुर में ईसाई मर रहा है, आप देखिए मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आदिवासी मुसलमान मर रहा है, दलित तो हर जगह मरता ही मरता है। मुसलमानों की किस तरह मॉब लिंचिंग होती है। एक ही कल मॉब लिंचिंग कल बिहार में हुई है 18-19 साल के बच्चे की। उससे पहले आपने देखा किस तरह राजस्थान में हुई। तो मतलब मुसलमानों को डराने के लिए, में तो कांग्रेस की सरकार में मोहब्बत की दुकान नहीं है। तो मोहब्बत की दुकान चाहे कहीं भी हो मेरे भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म की ये इंतहा है कि मुसलमान किसी भी स्टेट में रहता हो, किसी की भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पैंदा। बस ये कि मुसलमान को वहां मारना, मुसलमान पे ही पॉलिटिक्स होनी है। राजस्थान में भी आपने इससे पहले मॉब लिंचिंग देखी जुनैद नासिर की, वहां भी हम 4-5 दिन तक लगातार है और आवाजें उठाई, उनको कोई इंसाफ नहीं मिला, उनको तो कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला। वहां की सरकार ने फुटी कौड़ी उनको नहीं दी क्योंकि इलेक्शन बहुत दूर थे। अब इस बच्चे को मार दिया, 17-18 साल के बच्चे को मार दिया। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार, यहाँ पर मंद बुद्धि लड़के
बंदे को इसलिए मार दिया जाता है कि उसने भगवान के चरणों से केला खाया था। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा धर्म है जिसको लेके चल रहा है, कौन सा राम राज्य है। राम कैसे थे कि केला खाने पे मार देते थे। तो इनको तो ऐसा लग रहा है कि ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, और मनुस्मृति लागू करने के लिए इनको पता है कि सबसे वफादार कौम, सबसे साबिर और शाकिर कौम, अल्लाह पर यकीन बनाने वाले कौम मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों का शिकार कर रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग मुसलमान कर सिर्फ रहे हैं। खाली वोट ही देंगे, इंसाफ की मांग नहीं अरे करेंगे। तो मुसलमान नहीं, ये वाली चीज मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए। अभी हाँ। देखिए कि इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, हाँ। आप भी जानते, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया गठबंधन बनाया। आप एक बार बताइए उसमें कौन सी मुसलमान पार्टी थी भाई? आपने 26 पार्टियां ली, 26 पार्टी में सारी पार्टियां तो करंट में नहीं थी, कुछ के पास तो शायद विधायक भी ना हो, काउंसलर भी ना हो। ऐसे मोदी जी ने 38 पार्टियां ली, उसमें भी कोई मुसलमान नहीं। मोदी जी का वो कमबख्त नफरती एजेंडा जो चलाता है, सामने कह रहा है हमें मुसलमान झंडा उठाने के लिए चाहिए लेकिन पार्टी में नहीं चाहिए। तो मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि क्या आया आप झंडे उठाने के लिए या बीजेपी के दामाद बनने के लिए आए हैं। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए। और जिस तरह फ्रंट बनना है, तो क्या मुसलमानों में इतने भी मुसलमान कैपेबल नहीं है? क्या भारत का जो 40 करोड़ मुसलमान है वो इतना भी कैपेबल नहीं है कि अपनी एक अच्छी पार्टी बना ले, अपना एक अच्छा नेता बना ले, एक लीडर बना ले, या तीसरा गठबंधन ही बना ले? तुम भी तो बना सकते हो ना। बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, आप देखिए ओवैसी साहब है, और भी बहुत सारी पार्टियां छोटी छोटी मुसलमानों की। तो आप भी तो एक गठबंधन, एक फ्रंट आप भी तो बना सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि लेकिन मुसलमान क्या इतना लगता है, गफलत क्या में क्यों है। क्या वजह रही कि जो इंडिया ईरान से ये मुस्लिम पार्टियों को नहीं लिया? क्या वजह रही इसके पीछे? शायद यही रही होगी कि जितने भी मुसलमान वाले इलाके हैं, मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहां से कहीं इनको मुसलमानों को टिकट ना देना पड़ता है। अब तो ये कहीं से भी अपने यहाँ कैंडिडेट लेके खड़ा कर देंगे, कोई भी पंडित जी खड़े हो जाएंगे, कोई ठाकुर जी खड़े हो जाएंगे, कोई यादव जी खड़े हो जाएंगे, मुसलमान तो फिर भी वोट देता है। आप ये देखिए कि इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास गवा रहा है, अगर कहीं पे 40% मुसलमान हैं और 60% दलित या आप ठाकुर हैं, वहां पर मुसलमान कभी नहीं जीतता। और कहीं पे अगर 80% मुसलमान है और 20% यादव है, वहां यादव कैंडिडेट को मुसलमान जिता देता है। तो मैं तो पहले कह रही हूँ मुसलमान वफादारी करना, मुसलमान बड़ी वफादारी करता है, क्योंकि मुसलमान को मालूम है कि एंड ऑफ द डे इन्होंने हमें ना तो सरकारों में लेना है। आप इतने सारे गवर्नर उसमें कोई मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान के जितने चीफ मिनिस्टर हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं है, भारत के आप जितने बड़े बड़े पद हैं उसमें मुसलमान नहीं है, देश की सेना में 98% मेरे दूसरे समाज के, नॉन मुस्लिम समाज के भाई आते हैं, हिंदुस्तान की जितनी पुलिस है वहां पर 98% लोग जो है वो दूसरे समाज से, जिसको हिंदू काउंट करते हैं। तो मुसलमान तो स्ट्रीम धारे में ही नहीं। मुसलमान को तो शायद ये सिर्फ खत्म करने के लिए, मुसलमानों के कारोबारों पे या हमले करने के लिए, मुसलमानों को दंगों के नाम पे मारने के लिए, मुसलमानों को धर्म के नाम पे मारने के लिए, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मारने के लिए, उनकी टोपी को टारगेट, उनके मजहब को टारगेट करने के लिए इन्होंने ये करा। और अब जिस तरह आप देखें कि संजय सिंह पर कार्रवाई करी है, तो उस तरह शायद आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में एक ही बोलने वाला बुलक्कड़ नेता था जिसको इन्होंने जेल में डाल दिया है। पहले आप देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री पहले जेल में पड़ा हुआ है, एजुकेशन मंत्री भी जेल में पड़ा हुआ है, अब एक और चले गए जेल में। आपके शायद अमानत भाई का नंबर है। मोदी जी डरा रहे हैं विपक्षी पार्टी को? देखिए मोदी जी डरा रहे हैं। मोदी जी को लगता है कि अगर मतलब हम 5 स्टेटों में जो इलेक्शन है कहीं हमें टक्कर ना दें, दिल्ली की जो 7 सीटें हैं कहीं ये आम आदमी पार्टी ना जीत ले, तो मोदी जी अपने ईडी से, जो इंडिया की दुश्मन एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है, उससे लोगों को डरा रहे हैं। चुने हुए सांसदों को, चुने हुए विधायकों को, चुने हुए पार्षदों को, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालना है, और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको डरा रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया भाई जितने वसूल सकते हैं वसूल लो। मोदी जी जो है सरकार बनाने पे यकीन नहीं रखते, मोदी जी सरकार तोड़ने पे यकीन रखते हैं। पत्रकारों के ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि चाइना ना तो आप सच को सच दिखाओगे तो आप पे छापे नहीं मरेंगे, आप पे छापे भी मरेंगे, आपके लैपटॉप भी मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे भाई? आप कोई बारूद मीडिया थोड़ी हो। अगर आप मोदी जी की तोती में तोती बोलो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, तो इस बारूद चैनल तो यही करता है। कोई मोदी जी की साली है, कोई मोदी जी की घरवाली बन जाती है, तो वो तो इन्हीं का दिखाते हैं सारा। देशभक्त सब कह रहे हैं, हम जनता की बात करते हैं। वो खुद देशभक्त कह रहे हैं ना, वो देशभक्त तो नहीं। तो आप भी जानते हैं कि भारत को झुलसाने वाले, भारत को जलाने वाले वो कॉर्पोरेट घराने, वो मीडिया नहीं रहा। मीडिया इस वक्त आप सोशल मीडिया, आपको याद हो कि किस तरह यूट्यूब का चैनल का मजाक उड़ाते थे स्ट्रीम चैनल वाले, और किस तरह मोदी जी भी यूट्यूब पर उतर कर आ गए, और मोदी जी को पता कि स्ट्रीम चैनल को सबने लाते मार दी हैं, अब मुझे यूट्यूब पर उतरना पड़ेगा। मोदी जी कैसे कह रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री यूट्यूब चैनल पर आ गया। इससे बड़ी फजियत मुल्क की कुछ हो ही नहीं सकती कि हमारे प्रधानमंत्री पहले तो मन की बात करते थे, अब यूट्यूब चैनल खोलकर बैठ गए। मोदी जी ने पता नहीं कहां से कैसे पेडिट कर करके 17 मिलियन अपने फॉलोअर भी कर दिए। वीडियो पता कितनी चलती है? 17,000, 3,000, 4,000। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री, विश्व में डंका बज रहा है। डंका हमने देखा, डंका हमने कहा ना, डंका नहीं बज रहा। मोदी जी आपकी लंका लगी पड़ी हुई है, आपकी लंका लगी पड़ी है। जो 3-4% आपके नफरती चिंटू हैं, ये जो कूदते रहते हैं, जिनको फरमान मिलता है जाओ मुल्लों को काट दो, जाओ क्या नाम है ईसाइयों को मार दो, जाओ दलितों को मार दो, जाओ आदिवासी का मुंह पे मुत्तन शुक्ला बन के मूद दो। तो हमें पता कि आपका कैसा डंका बजा। डंका बजाने वाले जो होते हैं ना, वो ईडी का मिसयूज नहीं करते, वो ईडी को इंडिया का दुश्मन नहीं बनाते, वो चुपचाप बैठ जाते हैं। भाई दूध का दूध, पानी का पानी। तो आप डरा रहे हो, आप धमका रहे हो। आप देखो
देखो 3 दिन पहले आप देखो कि करोड़ों की तादाद में किसान दिल्ली आए, वो सॉरी बेरोजगार दिल्ली में आए थे, और वो आए थे नहीं, ओल्ड पेंशन वाले आए थे जिनकी ओल्ड पेंशन बहाल नहीं हुई, तो वो किसी मीडिया ने कवर ही नहीं करा। लाखों करोड़ों लोग दिल्ली पहुंच गए कि हमारी पेंशन बहाल करो। मतलब एक प्रधानमंत्री आते हैं वो पेंशन बंद कर देते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं वो जॉब भी खत्म कर देते हैं, वो सरकारी कोटा ही खत्म कर देते हैं। आपको याद होगा जब सन 2002 में वाजपेयी आए थे, उन्होंने सरकारी पेंशन खत्म कर दी थी, वहां पर सेंध मारी थी, भाई बुढ़ा इंसान है, आज 60 साल का 65 साल का बुढ़ा इंसान है, बेटे नहीं है या बेटे तो माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, तो बेचारे कैसे खाएंगे? अपनी पेंशन से तो खाएंगे। आप ये देखिए कि वहां पर 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन पे सेंध मारी। अच्छा मैम, आपसे आखिरी सवाल, आप भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलती है, जो भी देश में गलत होता है उसके खिलाफ बोलती है, आपको भी डर लगता है सीबीआईडी से? देखिए डर तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि डर के आगे जीत है, और मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलती, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलती हूँ। कोई भी बंदा सरकार के खिलाफ नहीं होता। मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री, वो आपके भी प्रधानमंत्री, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और देश का प्रधानमंत्री एक वर्ग विशेष का प्रधानमंत्री नहीं होता। आपको हिंदुओं के नहीं है, आप हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, दलित के भी हैं, तो आप सबकी बात करा करो। आप सिर्फ मस्जिद की बात, मंदिर की बात करते हो, आप सिर्फ धर्म की बात करते हो, आप सिर्फ संविधान को खत्म करने की बात करते हो, आप ईडी का ड्रामा देते हो। आप राहुल गांधी को, जिसको पप्पू 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 कर रहे थे, एकदम से आपने नैरेटिव सेट कर दिया राहुल गांधी राक्षस। अरे भाई पहले तय कर लो कि वो राक्षस है कि पप्पू, क्योंकि पप्पू उसको कहते हैं जिसके अंदर दिमाग नहीं होता। पप्पू कहते हैं अरे बड़ा पप्पू है, तो पप्पू है, इसको कुछ तमीज नहीं, तो पप्पू इसको कुछ नहीं पता, अरे इसकी तो हवा में बात नहीं करी, तो पप्पू है। तो क्या लगा, डर गए राहुल गांधी हाँ, से? राहुल गांधी को इन्होंने 10 साल तो पप्पू बनाने में बर्बाद कर दिया पैसा। इतना तो मोदी जी की ब्रांडिंग नहीं हुई जितनी राहुल गांधी को बर्बाद करने के लिए उन्होंने पैसा बर्बाद कर उसको पप्पू बताया। राहुल गांधी ने सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और उसका पप्पू वाला जो एक नैरेटिव था वो खत्म हो गया, और वो एक देश का सच्चा नागरिक और सच्चा वफादार नेता निकल कर आया। अब कह रहे कि राहुल गांधी राक्षस है। बनेंगे 24 में प्रधानमंत्री? देखिए प्रधानमंत्री बने ना बने वो उनका आपसी डिसीजन है, मैं किसी पार्टी में तो नहीं हूँ, लेकिन जब से ये इंडिया गठबंधन बना है, इनके पेट में उड़द चावल जरूर बनना है। यानी भारतीय दंगा पार्टी के हर मेंबर के, हर कार्यकर्ता के पेट में उड़द चावल पक रहे हैं, और इनको बड़े खतरनाक तरीके से पार्टी कह रहे करे जब से सत्ता में एक भी दंगा नहीं हुआ है। नहीं, ये तो आप कह रहे हो। मणिपुर में क्या चल रहा है? वो पाकिस्तान ईरान लड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देखो, आए दिन कोई ना कोई मॉब लिंचिंग हो रही होती है, वो क्या पाकिस्तान ईरान लड़ रहा होता है? आप मध्य प्रदेश में देखो, वहां पर लड़ाइयां हो रही, दंगे हो रहे होते हैं, किसी आदिवासी को, मुसलमान को, किसान को मारा जाता है, वहां क्या ईरान पाकिस्तान लड़ रहा होता है? तो ये ड्रामेबाजी है, कुछ भी कह दो। इनको लगता है कि हम डिजिटल पे तो दिखाएंगे, वही लोगों को लगेगा। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, आप लोग आए, आपने दुनिया को दिखाया कि भारत में कुछ भी चंगा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दंगा दंगा दंगा, जब से भारतीय दंगा पार्टी आई है। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात शुक्रिया। करने के लिए। तो ये थी सोशल एक्टिविस्ट एमएन रिजवी जी, जो जिस तरह से विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई है उन पर अपनी बात रख रही थी। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलिट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।